नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है वो 21 मई 2023 को हुआ है। तो उसका ही ये पेपर है। उसकी आंसर की यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या उसके आंसर्स होंगे जो क्वेश्चंस आए थे। दो तीन क्वेश्चंस में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो उसको आयोग की से मिलाएंगे कि फिर बाद में क्या है। बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो सारे करेक्ट हैं, आप इनसे मिला सकते हैं। ये ऑथेंटिक की है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को। देखिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना। बी है नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना। सी है तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। और डी है ई वाणिज्य ई कॉमर्स में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे सही आंसर क्या है? तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे जो आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है वो है कॉर्टेशा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जो कहा जाता है वो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे जो साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं, वो अनुपालन है, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा है और खतरे की रोकथाम, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। यहाँ पे देश की सीमाओं के भीतर ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है। तो यहाँ पे विश्वव्यापी पहुँच यानी ग्लोबल रीच, ये पहुँच सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, रोबोट का जो फ़ायदा नहीं है वो है यह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोबोट आ जाएंगे तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, ये सोशल मीडिया अनुकूलन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे क्षमता इसका स्रोत नहीं है, बाकी डेटा है, एल्गोरिथम है और लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है साटकी डायोड। क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे अंतःशुद्धि अंतःक्षेप जो युक्ति है ये प्रयोग नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिनडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेज़बान था। तो यहाँ पे जो मेज़बान था वो था पुणे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। तो क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में पूछा गया है, तो वो महू में की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्य प्रदेश के वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2022 के किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया है इंदौर में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है, सॉरी ये 23 है, 22 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 15, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है। तो ये रोम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2017 में आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तमान में अप्रैल 2023 में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो वो मनोज पांडे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हॉकी के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया है रोमेश पठानिया को। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा मतलब सुमेलित है और कौन सा गलत है। तो देखिए, जो रंगास्वामी है ये पोलो से नहीं, ये हॉकी से रिलेटेड है। बाकी सही करेक्ट मैच है। तो यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 19 का वो 2, 3, 4 यानी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। तो गोल्डन बॉल पुरस्कार जो जीता वो लियोनेल मेसी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 21 है,
निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है सांची के स्तूप से। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो ये इंदौर से उनका स्थान मतलब उनका संबंध है इंदौर से। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अब इसमें से पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा में है, ठीक है। प्रेमचंद्र सृजन पीठ उज्जैन में है, ये भी ठीक है। मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में है, ये भी ठीक है। और तुलसी शोध संस्थान ये भोपाल में नहीं है, ये सतना में है, ठीक है। तो यहाँ पे 23 का डी सही हो जाएगा, यहाँ पे गलत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस अरबी लेखक ने कलचुरी शासक गांगेयदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? तो ये दिया था अल बरूनी ने। क्वेश्चन नंबर 25, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह द बारासिंघा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो ये बना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? अब यहाँ पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो पहला इसका ऑप्शन है, यह कला बैतूल के भारेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। बी है, यह एक अलौह धातु ढलाई करता है। सी है, यह विवाह समारोह से जुड़ी हुई एक सजावटी कला है। और सभी कथन सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, यानी सही नहीं है तो सी नहीं सही है, विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो यहाँ पे ये लोकमत के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो ये दशपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो ये गोंड चित्रकला से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? तो आप ये जानते हैं कि इसके 6 पार्ट हैं, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। 31 का ए करेक्ट होगा। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है? तो ये कैडमियम प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 33 है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो ये FPO को अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? तो ये कीट प्रतिरोध के लिए इसको विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को क्या कहते हैं? तो ये सिनोवियल जोड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुष्यों में निम्नांकित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? तो आप जानते हैं सभी लोग, विटामिन के है। क्वेश्चन नंबर 37, वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो इकोटोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है, यानी जो हॉट स्पॉट होते हैं? तो वो पश्चिमी घाट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वायु की गति का मापन किया जाता है, किससे किया जाता है? तो एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है वायु की गति का मापन। क्वेश्चन नंबर 40 है, IIMF भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं दो फैक्ट आपको बता देता हूँ। एक तो है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो ये है भोपाल में, ठीक है। और एक और होता है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो वो है देहरादून में। तो इस हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए भोपाल, ठीक है।
और जो भारतीय वन अनुसंधान, अगर यहाँ प्रबंधन की जगह अनुसंधान होता तो उत्तर हो जाता देहरादून, लेकिन यहाँ पे है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो ये होगा भोपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पे हुई पूछ रहा है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई, आत्मारंग पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 43 है, परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? 12 और 63। क्वेश्चन नंबर 44 है, तहकीक हिंद किताब के लेखक कौन हैं? अब देखिए, तहकीक हिंद किताब के लेखक अलबरूनी हैं या अमीर खुसरो हैं, कौन हैं? आप क्लियर करके मुझे बताइएगा, इसमें कमेंट करिएगा इस सेक्शन में कि कौन है, अमीर खुसरो या अलबरूनी। ठीक है, तहकीक हिंद किताब के लेखक। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ टाइप का है कि बौद्ध गुफाएं कहाँ पे नहीं स्थित है। तो देखिए, अजंता और बाघ की जो 2 गुफाएं हैं ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं। सांची गुफा में हो सकता है बौद्ध गुफाएं हो सांची में, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अब जब आयोग की आएगी तो पता चलेगा कि इसका उत्तर सांची होगा, क्योंकि बलसार में तो कोई गुफा है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका उत्तर सांची ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार आयोग की आने के बाद ही इसको क्लियर करेंगे कि इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है, अगर आपको क्लियर होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या है, सांची होगा या नहीं होगा। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी लोगों को पता है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 एडी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। 48 है, चंपारण के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो ये पहचानी जाती थी 3 कठिया, 3/20 भाग पर खेती, यानी 20 भाग है तो उसमें 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य लगा रखा था। क्वेश्चन नंबर 49 है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं ये कबीरदास जी ने लिखी है। 50 है, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई? तो ये हुई महाराष्ट्र में, परमहंस मंडली की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 51 है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो यहाँ पे 5 अशासकीय सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। अब इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, तो सही बात है, वो यही करेगा, उसका काम भी यही है। और दूसरा ऑप्शन है, आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, तो 53 का जो उत्तर सही होगा वो होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे हम आते हैं। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसियों को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो के संथानम समिति की जो सिफारिश थी उसके आधार पर कहा गया था कि आप इसका गठन करिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? तो 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है और 338A जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन सा जो इसमें है वो नहीं हो सकता। तो पत्रकारिता क्षेत्र में व्यक्ति हो सकता है, विधि क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का जो सदस्य होगा वो कभी भी राज्य का सूचना आयुक्त नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्त कहाँ पर विनिर्दिष्ट हैं? तो अब ये जो जितने भी वेतन हैं और सारी सेवा शर्तें हैं वो कहाँ पे हैं? वो द्वितीय अनुसूची में हैं। पहली अनुसूची में संघ और संघ के राज्य दिए गए हैं,
चतुर्थ अनुसूची में जो क्या कहते हैं राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन है वो दिया गया है। और तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री हैं और उपाध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर 59 है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 1994 को अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो आर्टिकल 315 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? तो आर्टिकल 222 से ऐसा वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो वो 1949 में किया गया था रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? तो वो है बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो ये होती है आर्टिकल 72 से। क्वेश्चन नंबर 65 है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। देखिए, मुझे जो इसका आंसर मिला है वो मिला है जवाहरलाल नेहरू। बाकी मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि ये सही है या नहीं सही है, लेकिन आप इसको ये मान सकते हैं कि 99% सही है। बाकी आयोग की आने के बाद इसको कंफर्म करेंगे कि कौन सा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? तो वो आर्टिकल 61 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 हम देखते हैं, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और इसी को हम अपनी एज ए प्रस्तावना के रूप में मतलब लिया गया था। अपना प्रस्तावना इसी को माना गया है, जिसमें हम भारत के लोग। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन प्रदान करता है? तो ये मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करता है। 15% से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए वो 10% है। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने की है। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो ये 70 का ए है, महात्मा गांधी ने कहा था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे महात्मा गांधी सही माना जाएगा। और 1% की बात मैं करता हूँ तो वो आयोग की से क्लियर हो जाएगा क्या है। आप यहाँ पे अभी ए ही मानिए इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, देखिए जो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है मैं तुरंत उसको क्लियर करता हूँ कि हाँ ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आयोग की से ही क्लियर हो पाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो बुकों में जल्दी मिलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 है, 90 ईस्ट रिज 90 पूर्वी रिज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो ये है हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, सही है। गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22% है, सही है। वर्ष 2022 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता का लगभग 24% है, सही है। इसका ऑप्शन डी है, पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। तो ये सही नहीं है, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश यानी लैंडलॉक्ड नहीं है? तो नेपाल लैंडलॉक्ड है, थाईलैंड नहीं है आपका,
लाओस लैंडलॉक्ड है, भूटान भी लैंडलॉक्ड है। तो 73 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 हम देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो यहाँ पे मेघालय में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, दक्षिण पूर्व एशिया में सीमा पार नदी मीकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश से नहीं गुजरती है, बाकी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस सभी से गुजरती है। तो 75 का सी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो यहाँ पे मिजोरम में सबसे ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला इसमें जो दिया गया है, हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं। बी है, देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और उड़ीसा में है। तो ये इतना नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी जो होगा ये इसका सही आंसर होगा 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 है, वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात है, कई बार पूछा गया है सब। क्वेश्चन नंबर 79 है, सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? तो ये तटीय या ज्वारीय वन है, टाइडल फॉरेस्ट हैं ये। क्वेश्चन नंबर 80 है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो कुएं और ट्यूबवेल हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही है, कुएं और ट्यूबवेल, सॉरी कुएं नहीं ट्यूबवेल हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कुएं और ट्यूबवेल दोनों। 81 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है? ये पूछा है कि सिंचाई परियोजना दी गई कौन से जिले में है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे बारना, रायसेन, कोलार, सीहोर, सुक्ता, बैतूल, पुनासा, खंडवा। तो सुक्ता जो है वो बैतूल में नहीं है, ठीक है। तो 82 का सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, ठीक है। तो यही नहीं सही है, तीसरा स्थान कहाँ है लौह अयस्क का, ठीक है, बाकी तो और सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें दिया गया है, बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल व पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। ये मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लाल और पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक कहाँ से होगी, ठीक है। तो दूसरा तो गलत हो गया। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा 84 का वो होगा डी, 1, 3 और 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 हम देखते हैं, निम्नलिखित जिलों में से मैंगनीज के बड़े भंडार किस में हैं? तो यहाँ पे बालाघाट में मैंगनीज के सबसे बड़े भंडार हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है, सही है। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये भी सही है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, ऐसा नहीं है, तापमान बढ़ा ही रहता है। तो 86 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, बीना नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो बीना नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। 87 का ए करेक्ट होगा। 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो यहाँ पे मंडला जिला अधिक वर्षा प्राप्त करता है इन ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 89 है, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो श्योपुर है इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 90 है, अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदराएं बनाई हैं? तो ये नर्मदा नदी ने बनाई हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बुरहानपुर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? तो ये किया जाता है सहरिया को। क्वेश्चन नंबर 93 है, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? तो वो राशि दी जाएगी 1000 रुपये प्रति माह की। क्वेश्चन नंबर 94 है,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये है डिंडौरी। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत के कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है तीसरा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, कुछ तीसरा या चौथा, लेकिन मैं 99% श्योर हूँ कि ये तीसरा ही होगा। ठीक है, 95 है। क्वेश्चन नंबर 96 है, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है 3 बार। क्वेश्चन नंबर 97 है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? तो न्यूनतम जो जनसंख्या है वो है 1000 की। 98 है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला जी थे। क्वेश्चन नंबर 99 है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, मध्य प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री। गृह विभाग को मोस्टली जब ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तो गृह विभाग ही करता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका उत्तर सही होगा वो होगा बी। ठीक है, जिसको वो अपॉइंट करके जाएं अपनी जगह पे। क्वेश्चन नंबर 100 और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं, वो हैं सरला ग्रेवाल। तो ये पूरा पेपर था 100 क्वेश्चंस का। इसके बाद सीसैट का भी पेपर है, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर पेपर की एनालिसिस करें तो कोई ख़ास पेपर तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर था, या मतलब सब एकदम वन लाइनर ही क्वेश्चन थे बिल्कुल। और मोस्टली उनको आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा सब कुछ, मतलब एक सिंपल वे में पेपर था। लेकिन फिर भी जो कट ऑफ होगी वो अबव 70 ही जाएगी, कम तो नहीं जाएगी। 70% या 75% के आसपास ही रहेगी कट ऑफ, इससे कम नहीं रहेगी। बाकी इनको मिला लीजिएगा आप और कमेंट करिएगा किसके कितने कितने क्वेश्चन है, तो उससे थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि हाँ भाई लोगों ने कितना किया है। ठीक है, बाकी इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।